बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ISTV के प्रोग्राम में मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आज हम बात करेंगे यूक्रेन क्राइसिस पे। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि रूस की तरफ से जब जुमेरात को यूक्रेन पे हमला किया गया तो उसके बाद वहाँ पे शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है और आज उसके 4 दिन हो गए और इन 4 दिनों के दौरान काफ़ी जानी और माली नुकसान हो चुका है। अगरचे आज यूक्रेन की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जो तफसीलात सामने आए हैं वो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इस लड़ाई के दौरान उन्होंने 5000 से ज़ायद जो रशियन ट्रूप्स है उनको मारा है और उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके जंगी जहाज़ और इसी तरह उनको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये चूँकि एक दावा है और जंग के दौरान जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, इसी वजह से इन दावों पे यकीन नहीं किया जा सकता कि ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या होंगे, क्योंकि वहाँ पे जर्नलिस्ट अगरचे मौजूद है मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जो अथेंटिक रिपोर्ट्स होते हैं उसका उस तक रसाई काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह रूस की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि यूक्रेन का जो दूसरा बड़ा शहर है खरकोव, वो इस वक्त उनके कब्ज़े में है और वहाँ पे यूक्रेन की काफ़ी सारे इलाके, बल्कि आज रशिया की तरफ से ये भी दावा सामने आया है कि यूक्रेन के फ़िज़ाई हुदूद इस वक्त रूस के कंट्रोल में है और वहाँ पे कोई भी बाहर से अगर उनको इमदाद देने की कोशिश की जाती है तो कोई भी प्लेन वहाँ पे अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इस वक्त यूक्रेन की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है और बदकिस्मती ये भी है कि जो मीडिया रिपोर्टिंग है वो भी बिल्कुल वन साइडेड है। अगर आप देख लें तो इस वक्त चूँकि पूरा जो मीडिया है वो मगरिब के हाथों में है, तो इसी वजह से जो कवरेज की जा रही है तो वो बिल्कुल वन साइडेड है और वन साइडेड कवरेज हो रही है। इसी वजह से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक बात जो कल सदर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म दिया तो उसके बाद पूरी मगरबी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई है और अमेरिका का ये कहना था कि उनके ऐलान तक अमेरिका को भी ये यकीन भी नहीं था और न उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि सदर पुतिन यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो उसके बाद सूरत हाल एक बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है और उनके इस ऐलान से मगरबी दुनिया के अंदर एक हलचल मच चुकी है और ये इसलिए भी ख़तरनाक है कि क्योंकि आज और कल से बल्कि जो रशिया का स्टेट मीडिया है उनके जो एंकर्स है या वहाँ पे जो एनालिस्ट हैं उनकी एनालिसिस को अगर आप देख लें या उनकी बातों को अगर आप देख लें, उनका इवन कि उनके एक स्टेट मीडिया का जो मेन एंकर है उनका कल यही कहना था कि अगर रूस दुनिया में नहीं होगा तो बाकी दुनिया भी नहीं होगी। मतलब एक किस्म की एक कुल्ली धमकी थी दुनिया को कि अगर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस के ऊपर आयद कर दिए गए हैं अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने, तो अगर रूस को इस हद तक ले जाया जाता है कि वहाँ पे रूस में माशी बहरान आ जाता है और वहाँ पे वो एक संगीन सूरत हाल का सामना कर लेते हैं और रूस जिस तरह के सोवियत यूनियन मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम हुआ, अगर यही हशर अभी रूस का भी होगा तो उसी सूरत में रूस कुछ भी कर सकता है। और सदर पुतिन को जो लोग करीब से जानते हैं तो उनका ये कहना है कि उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह न करे, लेकिन अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसी सूरत में ये पूरी दुनिया के लिए एक तबाही का पैगाम लेकर आएगा और इससे पूरी जो दुनिया है वो मुतासिर होगी। इसी वजह से जो आज चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बयान सामने आया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और मेरे ख़्याल में दुनिया के वो क़ुव्वतें जो दुनिया के अंदर अगर अमन चाहते हैं तो उनको अभी आगे बढ़ना होगा,
کیونکہ یہ جو تنازع ہے اس کا ایک صرف حل ہے، اور وہ مذاکرات کے ذریعے یہ تنازع حل ہو سکتا ہے، کیونکہ روس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا، مغربی دنیا نے ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے اپنے افواج یوکرین کے اندر ان کو آپریشن کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو ان کے مذاکرات چل رہے تھے تو اس مذاکرات میں روس کا یہ موقف تھا کہ یوکرین کو یورپین یونین کے اندر یا نیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اسی صورت میں پھر ان کے جو بارڈرز ہے وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور وہاں پہ آلریڈی چونکہ نیٹو اور امریکہ کی طرف سے وہاں پہ آلریڈی کچھ ان کے جو ان کے ٹریننگ کروائی جا رہی تھی، یا وہاں پہ اپنے جو میزائل سسٹم تھا اس کو نصب کیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے رشیا کو یہ تشویش تھا کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں لاحق ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے وہ اس کے اگینسٹ تھے، اور وہ یورپ کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ یوکرین کو اپنے یورپی یونین کا حصہ نہ بنائے، لیکن چونکہ وہاں پہ مذاکرات ناکام ہو گئی، اس کے بعد پھر امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے روس کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، جس کے جواب میں روسی صدر نے جو وہاں پہ یوکرین سے 2014 میں جو دو علاقے تھے جو وہاں پہ باغی تھے ان کے قبضے میں تھے، اور وہ ان سے ایک قسم کے ان کے کنٹرول کے اندر تھے، ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، تو روس کا یہ موقف تھا کہ وہاں پہ یوکرینی فورسز بہت زیادہ مظالم ان کے اوپر کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے بعد پھر امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور جتنے بھی ان کے اتحادی ممالک ہیں انہوں نے روس کے اوپر اکنامک سینکشنز اور ساتھ ساتھ ان کی جو اہم لوگ تھے ان کے اوپر ٹریول پابندیاں بھی لگا دی، اور اس سے پھر یہ تنازع آگے بڑھا، اور اس کے ریئیکشن میں صدر پیوٹن نے اپنے فورسز کو ان علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے اندر آپریشن لانچ کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ساری صورتحال جو آج آپ کے سامنے ہے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں یوکرین سے، اور وہ جو پولینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو یورپین ممالک ہیں وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی سارے لوگ وہاں پہ داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسی بارڈر پہ موجود ہیں اور وہ وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ چونکہ ہمارا جو خطہ ہے وہ اس صورتحال سے گزر چکا ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں احساس ہے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت یوکرین کے جو لوگ ہیں وہ کتنے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ رشین فورسز نے یوکرین کی جو اہم تنصیبات ہے اس کو بھی نشانہ بنا دیا، ساتھ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی ناکارہ بنا دیا، ساتھ ان کے جو اہم انسٹالیشن ہے، فوجی انسٹالیشن ہے ان کو بھی نشانہ بنا چکا ہے، اور روس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اہداف تھے وہ تقریباً 80% وہ حاصل کر چکے ہیں، تو اسی وجہ سے ابھی اگر جنگ بھی جاری ہے تو وہ گراؤنڈ پہ ہے، اور گراؤنڈ پہ جو یوکرینی لوگ ہیں یا ان کے فورسز ہیں وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں، لیکن سب سے خطرناک صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ اکنامک سینکشنز کا سلسلہ جاری رہا اور روس وہاں پہ ان کے مالی مشکلات بڑھ گئے، وہاں پہ اگر ان کے فورسز کو زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ یورپی یونین نے، آسٹریلیا نے اور باقی ممالک نے بھی یوکرین میں اسلحہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اگر وہاں پہ یہ اسلحہ بھیجیں گے، وہاں پہ لوگوں کو اسلحہ دیں گے، وہ ریزسٹنس اگر کریں گے، اور ساتھ ساتھ یوکرینی صدر نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ باہر سے لوگ ان کی مدد کے لیے آ جائے، اسی طرح آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب افغانستان کے اندر لڑائی تھی اور اس میں جو باہر دنیا سے، اسلامی دنیا سے جو لوگ آ رہے تھے اور وہ القاعدہ کی صورت میں، دوسری صورت میں وہ لوگ آ گئے تھے اور پھر وہاں پہ وہ لڑائی میں حصہ لے گئے تھے، تو اسی طرح یوکرین کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ باہر کی دنیا سے لوگ ان کی مدد کے لیے آ جائے، اور آج آسٹریلین وزیر اعظم سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ جو آسٹریلین لوگ ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دیں گے، تو ان کے پاس ان کا جو جواب تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا کہ ہمارے لاء کے اندر یہ اجازت نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ چلے جائیں، لیکن کھل کر
मतलब उसी तरह नहीं हुआ। उनका जवाब उसी तरह नहीं था कि अगर वहाँ पे गया तो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। इसी तरह बाकी यूरोपियन ममालिक के अंदर भी इस वक्त ये सूरत हाल है, और वहाँ से लोग, ये इतलात है कि वहाँ से लोग यूक्रेन जा रहे हैं ताकि वहाँ पे यूक्रेन में जंग में हिस्सा ले सके। तो ये सूरत हाल फिर मतलब आगे जा सकता है, ये लेंथी हो सकता है, और उसी सूरत में अगर यूक्रेन के अंदर ये लड़ाई अगर इसने तूल पकड़ ली तो फिर उसी सूरत में रशिया को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं आप उसको भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी यूक्रेन की तरफ से मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है, उनके कॉन्वॉयज़ को निशाना बनाया जा रहा है। उसके फिर जवाब में रशियन फोर्सेस डेफिनेटली फिर वो भी रिएक्ट करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है वहाँ पे इंसानी बहरान एक किस्म का पैदा हो चुका है, और उसमें बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो सकते हैं, फोर्सेस को के तो डेफिनेटली होगी। तो आज जो चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो लोग वहाँ पे अमन चाहते हैं वो आगे बढ़े ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सके और ये जो तनाज़ा है इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। तो चीन का जो तजवीज़ है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें एक वज़न है। इसी तरह तुर्की भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी ये बात कही है कि ये तनाज़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। तुर्की और अज़रबैजान के सदूर इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल करे, और ऑलरेडी आज मुज़ाकरात शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन इत्तलात ये है कि उसमें जो यूक्रेनी सदर है उनका ये कहना है कि उनको ज़्यादा तवक्को नहीं है कि उससे कुछ अच्छे नताइज निकल आ सके, क्योंकि ये इत्तलात है कि उनके जो बैक पे जो लोग खड़े हैं वो उनको पुश कर रहे हैं कि वो जंग को जारी रख सके। ये मतलब कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये सिर्फ इत्तलात है। तो इसी वजह से तुर्की और अज़रबैजान की ये कोशिश है कि यह ख़ित्ता मज़ीद जंग के तरफ आगे न बढ़े, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके जो इकनॉमिक असरात है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। यूरोप बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, लेकिन उससे हम भी मुतासिर होंगे, उससे बाकी दुनिया भी मुतासिर होंगे, और इसके जो इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस है वो इन ममालिक के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और दूसरा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया कि अगर ये जंग अगर तूल पकड़ती है तो, और उसी सूरत में अगर बाकी जो यूरोपियन ममालिक है, अमेरिका है, उनके इत्तेहादी है, वो अगर आगे आ जाते हैं, उनको वहाँ पे असला प्रोवाइड करते हैं और रूस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, तो उसी सूरत में रूस किसी भी हद तक आगे जा सकता है, और किसी भी हद तक फिर जाना जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इंशाल्लाह इस मौजू पे आगे भी हम आपसे जो अपडेट्स है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन ISTV को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो यूक्रेन के ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको हम बाखबर रख सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।